व्यापक भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो या एनी अदर कोई भी परीक्षा हो, किसी भी स्टेट के हों आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज आप इस वीडियो में उन टॉपिक को कवर करेंगे जो पेपरों में 100% पूछे जाने की संभावना है और जो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आए हैं। ठीक है, और इसकी जो पेडागोजी की संबंध है, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आज हम चर्चा करेंगे। बाल विकास के अंतर्गत में है ये सब कुछ। आपका शिक्षण कौशल भी आप इसको समझ सकते हैं कि शिक्षण कौशल और बाल विकास लगभग मिलता जुलता है और यही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं बार बार। तो देखिए 50 तक हम लोग कवर कर चुके थे पिछले वीडियो में मैराथन क्लास में। आज ये दूसरी मैराथन क्लास है, लेकिन मैराथन का मतलब ये नहीं कि मैं पूरे दिन इस क्लास को लेने वाला हूँ। मैराथन का मतलब मेरा है कि कम से कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर करवाऊँ। तो देखते हैं इसको। 51 नंबर देखेंगे। कहते हैं शिशु का मानसिक विकास 90% तक हो जाता है। तो आपने थ्योरेटिकल पार्ट में सीखा था कि शिशु का 90% विकास कब तक हो जाता है। तो मैं बता दूं आपको, पहले आप बताइए 4 वर्ष है, 5 वर्ष है, 2 वर्ष है या 3 वर्ष है। आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जितने भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हर प्रश्न का कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट से क्या होता है, चीज़ें क्लियर होती है कि हाँ हमने कितनी तैयारी की है और कितना हमारा स्कोर सही जा रहा है। बाकी उत्तर तो हम सभी को बताएंगे। तो देखिए इसमें 51 का है आपका तीसरा नंबर बिल्कुल सही होगा। 3 वर्ष की उम्र तक बच्चे का 90% विकास हो जाता है। सॉरी इसके लिए। अगला है देखिए मानसिक विकास का क्रम है। मानसिक विकास का क्रम क्या है? सबसे पहले स्मृति होती है, फिर ध्यान होता है, फिर चिंतन होता है, या फिर तर्क होती है, बुद्धि होती है, भाषा होती है, या संवेदना होती है, प्रत्यक्ष और प्रत्यय, या अवलोकन, तर्क और बुद्धि। इन चार में से कौन सा सही हो सकता है? देखिए सबसे पहले स्मृति नहीं हो सकती है, ठीक है, किसी भी, और शुरुआत में तर्क भी विकसित नहीं होता है, लेकिन संवेदना आपका स्टार्टिंग पॉइंट से चालू हो जाता है। पहले वो संवेदना महसूस करता है, इसके बाद में किसी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से देखता है। तो इस प्रकार आपका ये पॉइंट सही हो जाएगा। देखिए शुरुआत में अवलोकन भी नहीं हो सकता, जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक अवलोकन कैसे कर सकते हैं। तो आपका विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला है, कहता है प्रातिम। प्रातिम को अग्ल दंत या अग्ल दांत भी कहते हैं। तो कितने होते हैं, इनकी संख्या बतानी है आपकी। 20 होते हैं, 16 होते हैं, 2 होते हैं कि 4 होते हैं। 53 नंबर है, इसका उत्तर दीजिए आप। 20 है, 16 है, 2 है या 4 है? तो मैं आपको बता दूं, जो अक्ल डाढ़ कुछ लोग बोलते हैं, अक्ल डाढ़ कुछ लोग, अक्ल दांत कुछ लोग प्रातिम बोलते हैं, ये होती है इनकी संख्या 4। ठीक है, तो इस तरफ 2 उस तरफ आपके 4 होते हैं। तो इसका विकल्प नंबर डी सही होगा। अगला देखते हैं, शिशु के मुस्कुराने की सहज प्रक्रिया आरंभ होती है। जन्म से 2 सप्ताह बाद शुरू होती है, जन्म के समय से शुरुआत होती है, जन्म के 1 सप्ताह बाद शुरू होती है, या 10 दिन बाद से चालू हो जाती है। देखिए जन्म के समय ये तो होता ही नहीं है। तब शिशु जब दुनिया में आता है तो वो तुरंत ये हंसने मुस्कुराने वाली चीज़ों का अनुभव नहीं कर पाता है। उसका या तो रोना होगा या तो वो सहज भाव प्रकट करता है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, लगभग 1 सप्ताह, देखिए मिलता जुलता है, यहाँ 7 दिन हो गए, यहाँ 10 दिन हो गए। तो ध्यान दीजिएगा, मिलते जुलते के चक्कर में ना पड़िएगा। 1 सप्ताह ही है। 1 सप्ताह में बच्चा मुस्कुराने की सहज प्रक्रिया, मतलब छोटी छोटी हरकतें करने लगता है। जैसे आप उसके तरफ देखोगे या वो आपको आपके तरफ देखेगा तो मुस्कुराने की कोशिश करता है। तो ये जन्म के 1 सप्ताह बाद ये चीज़ें होती हैं। अगला है, निषेचन के 9वें सप्ताह से लेकर बालक के जन्म काल तक का समय। निषेचन के 9वें सप्ताह से लेकर और बालक के जन्म काल, जब तक जन्म नहीं होता तब तक का समय क्या कहलाता है? देखिए शेष अवस्था तो कहलाएगा नहीं,
कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। अब एक बचा गर्भाधान और एक होता भ्रूणावस्था, इन दो में से कोई ना कोई सही है। अब आप बताइए क्या हो सकता है। गर्भाधान का मतलब होता है गर्भ धारण करने का समय, ठीक है। और इसके बाद भ्रूणावस्था, जो भी गर्भ धारण के बाद में भ्रूण की अवस्था होती है, मतलब शिशु का बनना तैयार होना स्टार्ट होता है, प्रक्रिया चलती है, ये आपकी भ्रूण अवस्था होती है। बहुत से बच्चे गर्भाधान में लगा के आते हैं, तो वो आपका गलत आंसर होगा। अगला है हड्डियों में क्या पाया जाता है। कार्बन, कैल्शियम, फास्फोरस के अतिरिक्त यदि आपका डी विकल्प न दिया होता तो आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो सकता था, क्योंकि फास्फोरस तो पक्का पाया जाता है और दांतों में कैल्शियम भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपकी सी माने जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर विकल्प नंबर डी में खनिज तत्व दिया गया है, तो इसलिए ये चीज़ें आपकी डी नंबर में बिल्कुल सही होंगी। तो हड्डियों में क्या पाया जाएगा, कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज तत्व ये पाए जाते हैं। अब है परिपाक काल किसे कहते हैं। परिपाक काल, एक होता है परिपक्व काल, ठीक है, एक होता है परिपाक काल। तो परिपाक काल किसे कहते हैं, जैसे 9 वर्ष का है, 7 से 8 वर्ष का है, 9 से 12 वर्ष का है, या 12 से 18 वर्ष का है। तो देखिए 7 से 8 तो हो नहीं सकता है, ठीक है। एक विकल्प हमारा गलत हो गया। अब बचे 3, तो देखिए 3 में कौन सा है। तो ये जो आपके 9 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, ये आपकी परिपाक काल कहलाती है। परिपक्व के पहले की अवस्था, क्योंकि 12 से ऊपर की जो अवस्था होती है वो आती है, ये आपके बाल्यावस्था के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। अब वो इसके ऊपर की जो अवस्था होती है किशोरावस्था, तो किशोरावस्था के जो प्रारंभ का समय होता है उसे हम परिपाक काल मान सकते हैं। अगला है आपका, कहता है शारीरिक विकास में स्थायित्व पाया जाता है। शारीरिक विकास में स्थायित्व कब पाया जाता है, ये आपका किशोरावस्था में पाया जाता है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास में स्थायित्व मतलब व्यक्ति के लंबे चौड़े होने की जो अवस्था होती है वो थोड़ा सा स्थित हो जाती है, स्थिर हो जाती है। अब व्यक्ति की लंबाई बढ़ना रुक जाती है यहाँ से, ठीक है। तो शारीरिक विकास में स्थायित्व हो जाता है, तो ये होगा आपका किशोरावस्था। अगला है दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न का मतलब दिन में भी सपने देखना या हमेशा कल्पना में बने रहना। ये सबसे ज़्यादा किस अवस्था में रहता है, तो देखिए किशोरावस्था में आपने ये चीज़ें देखी होंगी, बड़ी बड़ी बातें करना। अब कुछ है तो भी ठीक है, कुछ नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आप मुझे नहीं जानते, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, कुछ है या नहीं है, फिर भी बड़ी बड़ी बातें, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, आगे बढ़ के मैं ये काम करूँगा, मुझे ये व्यापार करना है, मुझे ऐसी नौकरी को ज्वाइन करना है। तो हमेशा कुछ बड़ा सोचने की इसमें आदत होती है, दिन में भी सपने देखते रहता है व्यक्ति, ये एक ऐसा समय होता है। तो इसी को हमने माना गया है, दिवा स्वप्न का समय भी माना गया है इसको। अगली है काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति व्यवहार के केंद्रीय तत्व के रूप में कार्य करता है। काम प्रवृत्ति व्यवहार के केंद्रीय तत्व के रूप में कार्य करता है, किसके, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में। देखिए बाल्यावस्था में तो है नहीं है काम प्रवृत्ति, तो इसको तो हम लोग काट सकते हैं, कोई नहीं तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब बचा शैशवावस्था और किशोरावस्था। तो मैं आपको बता दूं इन दोनों अवस्थाओं में काम प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन केंद्रीय तत्व बोला गया है इसमें, तो यहाँ पर किशोरावस्था आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहीं पर व्यक्ति विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है, ठीक है। तो आपका केंद्रीय तत्व बोला गया है, तो ये जो भाव है ये किशोरावस्था में उत्पन्न होता है, तो आपका विकल्प नंबर बी सही होगा। स्वतंत्रता की भावना संबंधित है, स्वतंत्रता की भावना, ठीक है, दिवा स्वप्न की अवस्था, ये सब कुछ किशोरावस्था में आपकी होती है, तो विकल्प नंबर सी सही होगा इसका भी।
अगला है, जीन पियाजे के किस नैतिक स्तर को विवशता की नैतिकता कहा गया है? जीन पियाजे के किस नैतिक स्तर को विवशता की अवस्था कहा गया है? तो जीन पियाजे की यथार्थता को नैतिकता कहा गया है। देखिए अगला प्रश्न है आपका, बालकों में नियमों का अंध अनुसरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ये किस सिद्धांत के अनुसार है जो पियाजे ने बोला है? तो ये आपका नैतिक यथार्थता, ध्यान दीजिएगा, सापेक्षता, समानता और सरलता, ये तीनों नहीं है आपके, नैतिक यथार्थता के अंतर्गत ये प्रवृत्ति पाई जाती है बालकों में अंध अनुसरण करने की। अगला है, पहले से जो बच्चा जानता है उसको आधार बनाकर उन बातों को बताया जाना जो वे नहीं जानते हैं। ठीक है, मतलब यदि आप किसी भी बालक को किसी नई चीज़ के बारे में बताएंगे, मान के चलिए कि मैं ताजमहल की चर्चा करूं और उस बालक ने इस तरह की किसी भी बिल्डिंग को नहीं देखा है, किसी भी ऐतिहासिक इमारत को नहीं देखा है, तो हमारा जो वर्णन होगा बिल्कुल निरर्थक होगा, उसको समझाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन यदि इसके पहले से वो कोई चीज़ जानता है, इस तरह की किसी बिल्डिंग को देखा है, किसी ऐतिहासिक प्लेस को देखा है, तो उसके बारे में यदि हम चर्चा करेंगे उससे, तो वो चीज़ें उसे आसानी से समझ में आ सकती हैं। ठीक है, तो ऐसी घटना जिसमें बालक के ज्ञान को आधार मानकर उससे नई चर्चाएं की जाती हैं, वो कहलाता है ज्ञात से अज्ञात। तो ज्ञात का मतलब जो से मालूम था, अज्ञात का मतलब जो से मालूम नहीं है, तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर होगा। अगला है, किंडरगार्टन शब्द है, ये कैसा शब्द है किंडरगार्टन? किंडरगार्टन आपका जर्मन शब्द है ये। अगला है, खेत के द्वारा ही बालक सर्वप्रथम संसार में अपने मौलिक रूप के प्रस्तुत करता है, खेत के द्वारा। ठीक है, तो ये शब्द किसने बोला था, या फिर इसके प्रतिपादक कौन है? तो फ्रोवेल ने बोला था ये बात। फ्रोवेल ने क्या कहा था कि खेत के द्वारा ही बालक सर्वप्रथम संसार में अपने मौलिक रूप को प्रस्तुत करता है। अगला है, मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति में बच्चों के लिए कोई बंधा हुआ पाठ्यक्रम नहीं है। मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति में बच्चों के लिए कोई भी बंधा हुआ पाठ्यक्रम नहीं है, फिर भी मॉन्टेसरी पाठशाला में कार्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया गया है? मतलब इस पद्धति में किसी भी प्रकार का बंधा हुआ पाठ्यक्रम नहीं है कि आपको एक सत्र में इतना कंप्लीट करना, 2 महीने में इतना कंप्लीट करना है, लेकिन फिर भी उसे कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 67 का बताइए आप लोग, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अगला है, मोरिया मॉन्टेसरी के अनुसार बच्चों की इंद्रियां सक्रिय होती हैं, कितने वर्षों में होती हैं? कुछ बताइए आप इसके बारे में। 3 से 6 वर्षों में होती हैं, 2 से 8 वर्षों में होती हैं, 2 से 7 वर्षों में होती हैं, या फिर 3 से 7 वर्षों में होती है? इनमें से कौन सा विकल्प बेहतर है? तो मैं बता दूं आपको, मोरिया मॉन्टेसरी के अनुसार बच्चों की जो इंद्रियां होती हैं वो 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के बीच में कैसी होती हैं? सक्रिय होती हैं। अगला है, शिक्षा की डाल्टन विधि का जन्म स्थान है, शिक्षा की डाल्टन विधि का जन्म स्थान है, कौन सा है ये? कहाँ से जन्म हुआ इसका? ये आपका हुआ है अमेरिका से। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्नों को आप कवर करते चल रहे होंगे आप। ठीक है, ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। अगला है, बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं? बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं? तो बुद्धि परीक्षण की आपने पढ़ा होगा, आप पेडागोजी के अंतर्गत में हमने आपको बताई थी, 4 प्रकार होते हैं। अगला है, शिक्षण मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग सिडनी प्रेसी ने किस सन में किया था? शिक्षण मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग सिडनी प्रेसी ने किस सन में किया था? तो ये था आपका 1926 में। ठीक है, हम एक महामैराथन क्लास को बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको दे पा रहे हैं, मैक्सिमम प्रश्न आपको मिनिमम टाइम में मिल रहे हैं,
समय तोड़ने वाली कोई कहानी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ मिलेगी आपको वो चीज़ सारी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी छात्र जितने भी व्यक्ति हैं फटाफट इस वीडियो को, इस लिंक को सब्सक्राइब करें और अपने मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इन चीज़ों का लाभ ले सकें। अगला देखिए, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? ये तो आपको पता होगा, बहुत बार पूछा गया अंतर्दृष्टि सिद्धांत के बारे में। तो ये जो सिद्धांत है ये है आपका कोहलर का सिद्धांत है। अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था आपको कोहलर ने। अगला है, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का किससे है? ध्यान दीजिएगा, प्रेरणा का संबंध किससे है? उपलब्धि से। ठीक है, उपलब्ध किसी से प्रेरणा मिली उसी से हमें उपलब्धि हासिल हुई कहीं ना कहीं। तो अब हम अधिगम का संबंध किससे करेंगे? तर्क से करेंगे, चिंतन से करेंगे, बोध से करेंगे या विवेक से करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, अधिगम का जो संबंध होगा वो होगा आपका बोध से। तो विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला है आपका, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। 74 का आंसर बताइए। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है शारीरिक गठन और शकल सूरत है, या रचनात्मकता और मौलिकता है, समायोजन और मौलिकता है, या चिंतन और कल्पना है। तो मैं आपको बता दूं, शारीरिक गठन से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो गलत हो जाता है। ठीक है, ये भी गलत है आपका, रचनात्मकता नहीं हो सकती है क्योंकि पेडागोजी में कहीं पर भी रचनात्मकता शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। समायोजन और मौलिकता। ठीक है, तो आपका ये और चिंतन और कल्पना, इन दो चीज़ों में बात करनी है। तो ध्यान दीजिएगा कि चिंतन जो है ये आपका बेहतर है और आंसर भी आपका यही है। तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भूलने का सिद्धांत है? 75 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, या प्रतीपकारी अवरोध, या प्रतिबोधित अवरोध, या प्रतिच्छायित अवरोध? तो जो ये आपका प्रतीपकारी अवरोध है यही आपका भूलने का सिद्धांत का है। तो विकल्प नंबर बी सही होगा इसमें। अगला है, कहता निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों में निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय किसके? किसके सिवाय सभी दर्शाते हैं? भागनाशा के, तनाव के, संबंध के, या चिंता के? कौन दर्शाते हैं? मानसिक विकार के जो लक्षण हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं संबंध के सिवाय सब कुछ दर्शाते हैं। ठीक है, तनाव भी दिखाते हैं, चिंता भी, भागनाशा, ये सब दिखाते हैं, संबंध के विकारों को प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसको छोड़कर बाकी सब दिखाते हैं। अगला है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल माना गया है? विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल माना गया है? 77 नंबर का दीजिए आप। देखिए, प्रौढ़ावस्था तो नहीं है। प्रौढ़ावस्था में होता है दबाव, परिवार का होता है और थोड़ा बहुत जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, वृद्धावस्था में लगभग व्यक्ति फ्री हो जाता है अपनी जिम्मेदारियों से। ठीक है, अब बचा किशोरावस्था, मध्यावस्था। तो सबसे ज़्यादा आपका ये दबाव का माना गया है क्योंकि किशोरावस्था में ही अगर बालक ने सही रास्ता चुना तो उसकी पूरे जीवन का निर्धारण होता है। यहीं पर उसको पढ़ना भी है, यहीं पर उसको कहीं ना कहीं नौकरी की तैयारी भी करनी है और बहुत सारी जिम्मेदारियां और भी होती हैं किशोरावस्था में। तो ये आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो यही आपका दबाव और तनाव का काल भी माना गया है क्योंकि यहीं पर संवेग जो होते हैं व्यक्ति के सबसे अधिक होते हैं। अगला है, अभिवृत्ति संप्रत्यय है, किसका है? संज्ञान परक का है, क्रिया परक का है,
संवेगात्मक का है या उपयुक्त सभी का है? तो जो अभिवृत्ति है वो संज्ञान परक का भी है, मैं आपको बता दूं, और क्रिया परक का है, और कहीं ना कहीं संवेगात्मक भी है, इसलिए हम मान सकते हैं उपयुक्त सभी इसमें सही होंगे। अगला है 79, कहता है मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो वृद्धि है वो क्या है? मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो वृद्धि है वो क्या है? सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या तो ए है या तो बी है। तो या जो शब्द लगा है ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है। अब वो कहता है या तो ए या तो बी, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो पक्का छोड़ दो आप। तो हमारा सीखने की क्षमता और अमूर्त चिंतन, तो ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, तो आपका विकल्प नंबर डी सही हो जाता है इसके लिए। अगला है अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? विषय वस्तु का ध्यान देना चाहिए, विद्यार्थियों की आयु का ध्यान देना चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान देना चाहिए, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ध्यान देना चाहिए। तो प्रश्न को पढ़ के ही आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तर क्या निकल सकता है। अध्यापन के समय व्यक्ति को विषय वस्तु का ध्यान तो देखिए देना चाहिए तो है, ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है आपको व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है। आप एक ही क्लास में आप सभी बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, उसी में 1 बैठा है, उसी में 8 बैठा है, उसी में 9 बैठा है, उसी में 5 बैठा है, उसी में 4 बैठा है, ये एक समस्या बन जाएगी। विषय वस्तु तो ठीक है, ये हर व्यक्ति की हर क्लास की जो विषय वस्तु है हम उसी बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन जब तक हम व्यक्तिगत भिन्नता की बात नहीं करेंगे तब तक हम एक अच्छे अध्यापन को नहीं दिखा सकते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता इसमें महत्वपूर्ण होगा। अगला है कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? 81 है आपका। कर्ट लेविन के अनुसार जो समूह में परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कैसे होते हैं? गतिशीलता कहलाते हैं वो। अगला है आपका मानसिक स्वास्थ्य और किस में घनिष्ठ संबंध है? अभिवृत्ति में है, स्वीकार्यता में है, बचने में है, या समायोजन में है? मानसिक स्वास्थ्य और किस में घनिष्ठ संबंध है? तो ये आपका स्वीकार्यता में है। अगला है 83, इसमें कहता है निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद देता है, क्रियाशीलतावाद देता है, व्यवहारवाद देता है, या सृजनशीलतावाद देता है? इस 4 विकल्प में बताइए कौन सा होगा 83 में? तो जो सृजनशीलतावाद होती है ये सबसे ज़्यादा व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करती है, तो हमारा राइट आंसर भी यही होगा, सृजनशीलतावाद। अगला है निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? स्मरण करने की 84, स्मरण करने की कौन सी विधि है? स्मरण करने की हम बताएं आपको, विचार सहचार विधि भी होती है और मिश्रित विधि भी होती है, इसलिए हम सी नंबर विकल्प सही मानेंगे। ए और बी दोनों आपके सही होंगे आपके, तो सी विकल्प नंबर सी सही है आपका। जो पावलोव के अनुबंधन का सिद्धांत, तो ये आपने पावलोव का नाम सुनते ही आपको याद आ जाएगी किसकी? कुत्ते की, क्योंकि पावलोव ने जो अपना प्रयोग किया था वो कुत्ते पर किया था। सीखने का जो वक्र होता है वो किस चीज़ का द्योतक है या किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? सीखने के प्रकृति के सूचक हैं, या सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, या सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, या सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं? इन 4 में से कौन सा सही होगा 86 में? तो सीखने का जो वक्र होता है, जो सीखने का वक्र होता है आपका, होता सीखने की प्रगति के सूचक है। तो 86 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा आपका, सीखने की प्रगति के सूचक है। 87
उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? ये है आपका सृजनशीलता का। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? उत्सुकता परीक्षण अभिप्रेरण, रुचि और बुद्धि इसका नहीं होता है, सृजनशीलता का है। तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा इसके लिए। ये सारे प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल लग सकते हैं आपको, क्योंकि भाषा थोड़ा सा कठिन है, लेकिन प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं जिनका आप जल्दी से आंसर ना निकाल पाएँ। ठीक है, तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, और यदि 2 से 3 बार आप वीडियो देखते हैं तो ये ऑटोमेटिक ही सारे प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं मालूम भी हो जाएंगे और आप निकाल भी सकते हैं। अगले में कहता है निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? तो मौलिकता सृजनात्मकता का ही एक अंग है। ठीक है, उपयोगिता भी सृजनात्मकता का ही एक अंग है, प्रवाह भी है, लेकिन मितव्ययिता ये आपका सृजनात्मकता का अंग नहीं है, इसलिए आप इसी को मान सकते हैं कि यह सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। अगला है, कहता है R.M. गैने निम्न में से किससे संबंधित है? ये भी किसी मनोवैज्ञानिक का ही नाम है। ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। 89 अधिगम का श्रेणी क्रम है, या अधिगम का सिद्धांत है, अधिगम का मूल्यांकन है, या अधिगम का प्रबंधन है? तो मैं आपको बता दूं, अधिगम का श्रेणी क्रम जो है ये सिद्धांत R.M. गैने जी के द्वारा प्रतिपादित हुआ, तो ये इसी से संबंधित है। अगला है बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है, या कालानुक्रमिक आयु से दक्षता संबंधित है, या कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है, या बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षतः संबंधित है? तो आपका 4 विकल्प है, एक बार देखिए, फटाफट आंसर दीजिए। ये 4 विकल्प हैं आपके, फटाफट आप इनको दीजिए, देखिए, और इसके बाद में आप इसका आंसर दीजिए। इसमें से आपका सी नंबर बिल्कुल सही होगा, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। ये आंसर आपका बुद्धि लब्धि के संबंध में सत्य होता है। अगला है 16 pF का उपयोग किसके मापन में होता है? ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये व्यक्तित्व के मापन में होता है। विकल्प नंबर सी इसका सही है। बुद्धि का तरल मोजिक मॉडल किसने दिया था? ये प्रश्न भी आपका बहुत बार आया है, 92 जो है, तो ये आपका कैटल के द्वारा दिया गया है। तो विकल्प नंबर आपका ए सही हो जाता है इसमें। अगला है निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक जो होता है वो विश्वसनीयता होती है। ठीक है, तो आपका यही आपका सबसे बेहतर आंसर होगा। वस्तुनिष्ठता, वैधता, मानक से जो बेहतर है वो है आपका विश्वसनीयता। अगला है थर्स्टन या लिकर्ट निम्न में से किस मापन के लिए जाने जाते हैं, या फिर किसके मापन से संबंधित हैं? बुद्धि के, अभिवृत्ति के, मूल्य के, या व्यक्तित्व के? तो थर्स्टन या लिकर्ट जो हैं वो आपके अभिवृत्ति से संबंधित हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन लग सकते हैं, क्योंकि आपने अभी पेडागोजी का पार्ट नहीं देखा होगा, जो कि इसके पहले अपलोड हो चुके हैं। यदि आप उन पार्ट को देख लेते हैं जो चैप्टर वाइज हमने आपको दिए हैं,
तो आपको ये सारे प्रश्नों का एक एक निचोड़ मिल जाएगा और सारी चीज़ें आपको और भी बेहतर लगेंगी। तो यदि हो सके तो आप प्लेलिस्ट में जाकर दी हुई पुरानी वीडियो को, जो भी आपके चैप्टर वाइज है, उनको आप देखिएगा। वहाँ से ये सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी जो आपके क्लियर नहीं हो पा रही हैं या फिर आपको थोड़ा सा कठिन लग रही हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, कहता है व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन के कारण होते हैं। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? 95, उन्हें कहते हैं सीखना। व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होते हैं इसी से व्यक्ति सीखता है और वो क्या कहलाते हैं? सीखना। अगला है, कहता है निम्न में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? पहचान स्मृति से संबंधित है, धारण, पुनर्स्मरण, ये तीनों संबंधित है, लेकिन जो अनुभूति है, ठीक है, वो इससे संबंधित नहीं है। तो आपका विकल्प नंबर डी सही हो जाता है। यहाँ पर विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? मतलब मैस्लो ने जो अभिप्रेरणा सिद्धांत दिया उसको और किस नाम से हम लोग जानते हैं? आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत या अंतर्दोष का सिद्धांत? देखो, दृढ़ इच्छा शक्ति तो कोई सिद्धांत है नहीं, शारीरिक सिद्धांत की चर्चा ही नहीं होती है। अब हमारे पास बचे हैं कितने? 2 वाक्य, अंतर्नोद और आवश्यकता। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेहतर आंसर है आपका वह है आपका आवश्यकता का सिद्धांत, इसलिए विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही होगा इसमें। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत भी कहते हैं, याद रखिएगा इसको। अगला है, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? सत्ताधारी, प्रजातांत्रिक, अहस्तक्षेप नेतृत्व या इनमें से कोई नहीं? 98 का। इसमें सत्ताधारी तो देखिए हो नहीं सकती, ठीक है, और उपयुक्त से कोई भी नहीं, ये अभी आपका आंसर गलत है। तो अहस्तक्षेपी नेतृत्व और प्रजातांत्रिक, तो इसमें से जो बेहतर आंसर आपका मिल रहा है वो है प्रजातांत्रिक नेतृत्व। तो विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। 99 को देखिए, कहता है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रहना वो क्या है? अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये बात किसके द्वारा कही गई थी? सेफर के द्वारा, हेलफील्ड के द्वारा, ड्राइवर के द्वारा, लेडल के द्वारा? किसके द्वारा कही गई थी? ये आपके ड्राइवर के द्वारा कही गई थी। तो विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ये रहा लास्ट प्रश्न आपका 100, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ हम 50 प्रश्नों को ही कवर करने वाले थे। हम इस वीडियो में मात्र 50 प्रश्नों को ही कवर करने वाले थे। ये जो महा मैराथन क्लास है ये बहुत लंबी ना हो और जो प्रश्न आपके हुए हैं वो सॉलिड पूरे हो जाएं, तो हमने इसका समय इतना ही निर्धारित किया था। अगले 50 प्रश्नों की सीरीज आपको अगले वीडियो मिलेगी। और ये जो 150 प्रश्नों की सीरीज है, हम बहुत बड़ी बात नहीं कहते, यदि आपने इतना तैयार कर लिया तो आपके यदि 30 नंबर के पेडागोजी के प्रश्न आते हैं तो 30 में 20 नंबर की गारंटी आप ज़रूर इन्हीं प्रश्नों के अंतर्गत से पाएंगे। 19-20 हो सकता है, हल्का फुल्का परिभाषा की बदलाव हो सकता है, लेकिन प्रश्न आपके कहीं ना कहीं यही होने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा सारी चीज़ों को। अगला, चेस तथा कार्ड को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? लड़ाई वाले खेल में, प्रायोगिक खेल में, बौद्धिक खेल में और गतिमान खेल में? तो मैं बता दूं, लड़ाई वाला तो हो ही नहीं सकती है, गतिमान भी नहीं हो सकता है, क्योंकि चेस और कार्ड जो दोनों हों कहीं ना कहीं बौद्धिक खेल कहलाते हैं। इसमें दिमाग लगाकर खेलना पड़ता है, इसलिए हम इसे बौद्धिक खेल भी कह सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक बेहतर टॉपिक के साथ में। और अगले वीडियो के साथ ही हमारी श्रृंखला समाप्त हो जाएगी जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की थी। इसके बाद हम लोग पेपर सेट हल करेंगे। तो सभी बच्चे हर वीडियो को ध्यान से देखें। जिसने सब्सक्राइब ना किया हो वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और यदि आपको हमारा सहयोग पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सभी दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।